Hello my dear literature, how are you? Today I will teach you a lesson of class 5th. Its name is Stay Safe. Means हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं और हमको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए वो इस लेसन में आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सीडेंट्स में ऑकर एनीवेयर एंड एनी टाइम। मीन्स घटनाएं कभी भी और कहीं भी घटित हो सकती हैं। Sometimes the victim may not get the correct treatment right after the accident. Sometimes means कभी कभी। The victim का मीन्स होता है जिसके साथ में घटना घटती है या घटना का जो भुक्तभोगी होता है। Sometimes the victim may not get the correct treatment right after the accident. कभी कभी ऐसा होता है कि घटना के बाद जो जिसके साथ घटना घटित होती है, जो भुक्तभोगी होता है, उसके साथ में घटना के तुरंत बाद उसका सही ट्रीटमेंट अर्थात उसका सही से इलाज हो पाना संभव नहीं होता है। इन सच इंस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए? वेटिंग फॉर अ डॉक्टर और एन एम्बुलेंस में वर्स द कंडीशन ऑफ द विक्टिम। अगर ऐसा होता है कि किसी के साथ में कोई घटना घटित होती है और वहाँ पर हम उसका तुरंत कोई इलाज नहीं करते हैं, हम डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं, एम्बुलेंस आने का इंतज़ार करते हैं, तो उस मरीज़ की तबीयत और अधिक बिगड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमको फर्स्ट एड का यूज करना होता है। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है कि जो प्रथम उपचार किया जाता है, अर्थात किसी को कोई चोट लगे या किसी के साथ में कोई एक्सीडेंट हैपन हो, ओकर हो, तो उसके तुरंत बाद हम फर्स्ट एड उसका करते हैं, अर्थात उसका प्रथम उपचार जो भी वहाँ पर पॉसिबल है, संभव है, वो हम करते हैं। फर्स्ट एड कैन हाउएवर सेव द विक्टिम और एटलीस्ट बाय सम टाइम फॉर द राइट ट्रीटमेंट। अर्थात फर्स्ट एड माने प्रथम उपचार उस मरीज को जीवन को बचा सकता है, एटलीस्ट बाय सम टाइम फॉर द राइट ट्रीटमेंट। कभी कभी सही जब उपचार हो जाता है तो वो मरीज बिल्कुल भी ठीक हो सकता है। वी कैन डिफाइन फर्स्ट एड एज द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम हर टू द डॉक्टर। अर्थात अगर हम फर्स्ट एड को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी डॉक्टर को किसी मरीज को दिखाने से पहले, जो अगर वो घायल है तो अर्थात किसी घायल मरीज को किसी डॉक्टर को दिखाने से पहले जो उसका हम इमीडिएट मेडिकल हेल्प अर्थात तुरंत जो उसकी चिकित्सीय सहायता करते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। डॉक्टर को दिखाने के पूर्व ही जो हम उपचार कर लेते हैं उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। आगे देखते हैं बेटा, फर्स्ट एड टिप्स। अर्थात फर्स्ट एड की कौन कौन सी टिप्स होती हैं, कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। Learn about first aid tips for some common accidents and injuries here. We could apply these aids on someone else only if we have learned them properly. Children too can learn and master this life-saving skill. Learn about first aid tips for some common accidents and injuries here. यहाँ पर हम कुछ सामान्य घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में फर्स्ट एड के संबंध में पढ़ेंगे, जानेंगे। वी कुड अप्लाई दीज एड्स और समवन एल्स। इस प्रकार के उपचार हम किसी पर भी कर सकते हैं और ओनली इफ़ वी हैव लर्न देम प्रॉपरली, यदि हम इनको रेगुलर जानते हैं, नियमित रूप से इसको सीखते हैं, समझते हैं, तो हम आराम से उपचार कर सकते हैं। चिल्ड्रन टू कैन लर्न, बच्चे भी फर्स्ट एड को पढ़ सकते हैं, अर्थात फर्स्ट एड के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होना भी चाहिए। मास्टर दिस लाइफ सेविंग स्किल, इसमें थोड़ा सा जानकारी ले लेने से हम अपने जीवन को बचाने का कौशल सीख जाते हैं। देखिए, अगर हमको कोई एनिमल बाइट्स होता है, अर्थात कोई जानवर काट ले, जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि कोई जानवर काट ले, तो उस समय कौन सा फर्स्ट एड किया जा सकता है, इस बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एनिमल बाइट नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। अगर कोई जानवर काट लेता है तो उस समय हमको तुरंत जो है चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है।
In addition to wound affection, there is a risk of serious diseases such as rabies. Dogs, wolves, bats and cats are known to carry the rabies virus. आप लोगों ने रेबीज के बारे में सुना होगा। तो इन एडिशन टू वाउंड, अगर कोई जानवर काट लेता है, उससे कोई घाव बन जाता है तो उसे इन्फेक्शन, संक्रमण का खतरा रहता है। और ऐसे कंडीशन में देयर इज ए रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज सच एज रेबीज, और ऐसी स्थिति में बहुत ही गंभीर बीमारी अर्थात रेबीज की बीमारी होने का खतरा रहता है। जैसे कि डॉग्स, वॉल्व्स भेड़िया, बैट्स चमगादड़ और कैट्स बिल्ली आदि के काट लेने से रेबीज वायरस हमारे शरीर में फैल सकता है और हम इससे ग्रसित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? स्क्रब द वाउंड विद सॉप एंड वाटर फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। जहाँ पर इस तरीके के किसी जानवर ने काटा है उसको, अगर हमारे पास में कोई एंटीबायोटिक साबुन है, सॉप है या फिर डेटॉल सॉप है, तो ऐसे साबुन से घाव को ऐसे रगड़ के करते हैं और लगभग 10 मिनट तक उसको रगड़ के साफ करना चाहिए। ड्राई क्लीन क्लॉथ और ड्रेसिंग। अगर आपके पास में साफ़ सुथरा सूखा हुआ कपड़ा है तो उससे उसको ढक दें, और या फिर अगर आपके पास में मरहम पट्टी की व्यवस्था है तो उसकी मरहम पट्टी कर पट्टी बांध दें। कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत उस मरीज़ को जिसको किसी जानवर ने काटा है उसको हम डॉक्टर के पास में ले जाएं, उससे उस बारे में सलाह लें और उसका इलाज करवाएं। मेक श्योर यू टेक द कंप्लीट कोर्स ऑफ इंजेक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जो भी किसी चिकित्सक के द्वारा अर्थात डॉक्टर के द्वारा जो भी इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब किए गए हों, निर्धारित किए गए हों कि इतने इंजेक्शंस लगेंगे, तो सारे इंजेक्शंस, सारा कोर्स, जितने भी इंजेक्शन लगने हैं उसका कंप्लीट कोर्स करना ज़रूरी है, अर्थात सारे इंजेक्शंस लगवाना ज़रूरी है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिर देखते हैं सेवर ब्लीडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई जो कट लग जाता है, अर्थात हम किसी चीज़ से कट जाते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है, उस समय हमारे शरीर में कोई चोट लगती है तो सेवर ब्लीडिंग अर्थात तेज़ी से रक्त का बहाव होने लगता है, खून निकलने लगता है। ऐसी कंडीशन में हमको फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए? इमीडिएट फर्स्ट एड मस्ट बी गिवन टू कंट्रोल फास्ट स्प्रेडिंग और स्पेटिंग ब्लड। सबसे पहले नंबर में जिस जगह से खून का बहाव हो रहा है उस जगह से खून के बहाव को फर्स्ट एड के तहत रोकना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी। इफ़ टू मच ब्लड इज लॉस्ट बिफोर द फ्लो इज कंट्रोल्ड, शॉक डेवलप्ड एंड द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और उस खून के बहाव को, फ्लो मीन्स बहाव, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना, अर्थात खून के बहाव को अगर हम नियंत्रित नहीं करते हैं और टू मच मीन्स टू मच ब्लड अर्थात आवश्यकता से अधिक माने बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है तो क्या होगा? शॉक डेवलप्ड, उस व्यक्ति को, उस मरीज को झटके आने लगेंगे और द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस, और वो आदमी अचेत हो जाएगा, माने बेहोश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैव द विक्टिम लाई डाउन टू प्रिवेंट फेंटिंग। उस आदमी को, माने उस मरीज को, उसकी बेहोशी रोकने के लिए उसे आराम से लेटा देना चाहिए। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वाउंड टू हाफ द ब्लीडिंग, अर्थात अगर आपके पास में वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है तो जिस स्थान पर कट लगा है उसको उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए, रक्त का बहाव रोकने के लिए उस घाव को हाथ से या किसी साफ चीज़ से दबाए रखना चाहिए। यूज लार्ज स्टेरिल और जर्म्स फ्री पैड। अगर आपके पास में बैक्टीरिया रहित, मतलब जीवाणु रहित कोई कपड़ा है या फिर जर्म फ्री पैड है, कीटाणु रहित कोई गद्दी है, कपड़ा है या फिर कोई साफ कपड़ा है, तो उससे उस घाव को दबाकर रखना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। मीट द डॉक्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, और जल्द ही उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर आई इरिटेशन। कई बार हमारे साथ में, हर किसी के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि हमारी आँख में कुछ गिर जाता है, कोई कीड़ा टकरा जाता है या कोई धूल का कण पड़ जाता है तो हमारी आँखों में जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है
और एक असहनीय सा अनबियरेबल पेन हमारे आँख में होने लगता है। इवन अ स्मॉल स्पेक ऑफ डर्ट इन द आई कैन काज मच पेन, अर्थात धूल का एक छोटा सा कण हमारी आँखों में गिरता है तो हमको एक बहुत तेज का दर्द होने लगता है। एनी आई इंजरी नीड्स टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली, आँख में किसी भी प्रकार का अगर कोई इंजरी होता है अर्थात कोई नुकसान होता है तो हमको तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी आँखें बहुत ही नाजुक होती हैं और उसको हमें तुरंत ही ट्रीट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बारे में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी आँख में कुछ गिर जाता है या कोई धूल का कण या कोई तिनका, तो आँखों में जब दर्द होने लगती है तो हमको क्या करना चाहिए, पुल द लोअर लिड डाउन व्हाइल लिफ्टिंग द अपर लिड ऑफ द आईबॉल। जो हमारा नेत्र गोलक होता है अर्थात हमारे आँख को जो घुमाने वाला गोल गोल अंदर आँख होती है तो उसको नेत्र गोलक कहते हैं, आई बॉल। उसमें पुल द लोअर लिड डाउन व्हाइल, नीचे की जो लिड होती है, पलक होती है, वो नीचे की ओर लिफ्टिंग द अपर लिड ऑफ द आई बॉल, और ऊपर की लिड को ऊपर की ओर खींचकर मोस्ट स्पेक्स विल बी विजिबल। अगर हम इस तरीके से आँख को खोलते हैं तो आँख में हमको अगर कोई इस तरीके का धूल का कण या कुछ तिनका वगैरह पड़ा हुआ है तो हमको आराम से विजिबल हो जाएगा, दिखाई पड़ने लगेगा। जेंटली स्प्लैश वाटर विद योर हैंड एंड ट्राई टू रिमूव द फॉरेन मटेरियल्स। जो बाहर का एक कूड़ा कचरा हमारी आँख में धूल का कण पड़ गया है उसको बाहर निकालने के लिए हम यह तरीका भी अपना सकते हैं कि ठंडे साफ पानी को हम अपनी आँखों पर उसका छींटा मारें, आँखों को खोल करके, इससे भी आँखों के अंदर की गंदगी साफ़ हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन ध्यान रहे पानी साफ़ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। इफ़ द स्पेक्स हैज़ नॉट पास्ड आउट, और अगर ऐसा करने से भी जो धूल का कण या कोई गंदगी हमारी आँख में पड़ी है वो बाहर नहीं निकलती, साफ़ नहीं होती है, तो ट्राई टू पिक इट अप विद ए मॉइस्चर्स कॉर्नर ऑफ क्लीन क्लॉथ और हैंडकरचीफ। तो किसी साफ कपड़े के कोने से या किसी रुमाल के कोने से जिसको हल्का सा मॉइस्चर कर लें अर्थात हल्का सा गीला कर लें, भिगो लें और उसको आँख के कोने में लगा करके जहाँ पर आपको लगता हो कि चुभ रहा है, गड़ रहा है, वहाँ पर हमको उस कण को हम निकाल सकते हैं किसी रुमाल से या किसी साफ कपड़े से। इफ़ द स्पेक्स हैज स्टिल नॉट कम आउट एंड द पेन कंटिन्यूज, अगर ऐसा करने से भी वो धूल का कण बाहर नहीं आता है और हमारा आँख का दर्द बराबर बना रहता है, रश द विक्टिम टू एन आई डॉक्टर और टू ए हॉस्पिटल, कीप हिम हर लाई डाउन। तो उस मरीज को आराम से लिटा करके अस्पताल को, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए तुरंत ही। इफ़ एन इरिटेटिंग लिक्विड गेट्स स्प्लैश इनटू द आई, कभी कभी ऐसा होता है कि धोखे से अनजाने में हम कोई ऐसा पदार्थ लिक्विड अपनी आँखों में डाल लेते हैं या पड़ जाता है जिससे हमारी आँखों में तेज की जलन होने लगती है, आँखें लाल हो जाती हैं। तो फ्लश द आई विद ए जेंटल स्ट्रीम ऑफ कूल टैप वाटर फॉर 30 मिनट्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, जिस नल में बढ़िया साफ पानी आता हो, ठंडा पानी आता हो, उसके नीचे आँख को रख करके और कम से कम 30 मिनट तक उस पर पानी चलाना चाहिए, ठंडा पानी चलाना चाहिए, ताकि धीरे 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 आँख को लाभ मिल जाए। गेट मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली, और तुरंत ही उसको जो है चिकित्सीय जांच करानी चाहिए, उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। बंस, ये एक आम बात है कि हम कई बार अपने घर में किचन में काम करते हुए या अन्य जगह पर काम करते हुए किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को करते हुए, प्रेस करते हुए हम जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, द स्किन कैन गेट बर्न बाय फ्लेम्स, हमारी जो त्वचा होती है वो किसी लपट से, ज्वाला से या आग से जल जाती है। हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट लिक्विड, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, अगर तेज़ सूर्य की गर्मी है अर्थात तेज़ धूप है तो उस स्थिति में भी हमारी त्वचा जल जाती है। कोई लिक्विड कोई पदार्थ जो कि बहुत गर्म है, जैसे दूध गर्म है या पानी गर्म है या कोई अन्य चीज़ या कोई भी गर्म चीज़ जिसको हम छू लेते हैं तो उससे हमारी त्वचा जल जाती है। केमिकल्स आर कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी हम बिजली का
तार छू लेते हैं या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जो कि हीट होता है, गर्म होता है, उसको छू लेते हैं तो हम जल जाते हैं। या फिर कोई केमिकल जो कि ज्वलनशील होता है उसको हम छू लेते हैं तो हम जल जाते हैं, हमारी त्वचा में जलन पड़ने लगती है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स में लुक स्मॉल बट दे में बी क्वाइट डीप, अर्थात जो विद्युत से हम जलते हैं, अर्थात लाइट से जब हम जलते हैं तो वो देखने में बहुत छोटा लगता है, बट दे में बी क्वाइट डीप, लेकिन वो बहुत गहराई से जला होता है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। Burns in children and elderly people are usually more serious than in others. छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में जलना दूसरों की अपेक्षा अधिक गंभीर होता है, अर्थात छोटे बच्चे और बुजुर्ग इनको सावधानी पूर्वक ऐसी कंडीशन में ट्रीट करवाना चाहिए। For scalds or small burns, towels or sheets soaked in cold water should be applied immediately for comfort. ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए फर्स्ट एड में। अगर हम थोड़ा बहुत जल जाते हैं तो उस स्थिति में हमको किसी भीगे तौलिए से या किसी भीगे कपड़े से जो कि ठंडे पानी से भिगोया हुआ हो, शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली फॉर कंफर्ट, तुरंत आराम मिलने के लिए उस जले हुए स्थान पर ठंडे पानी से किसी कपड़े को, किसी टॉवल को भिगोकर रख देना चाहिए। फॉर ए केमिकल बर्न द एरिया शुड बी कंटिन्यूसली फ्लश्ड विद वाटर, अगर हम किसी केमिकल से, किसी रासायनिक पदार्थ से जल जाते हैं तो हमको निरंतर उस हिस्से को जो हमारा उस केमिकल हिस्सा के नीचे रख अंडर रनिंग इफ पॉसिबल, और जो है टंकी वो बराबर चलती रहनी चाहिए, लगभग 15 से 30 मिनट तक उस पानी के नीचे, उस टंकी के नीचे उस हिस्से को रखना चाहिए। डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट, स्प्रे, ग्रीस और स्पेशली बटर, कभी भी जले हुए ऐसे हिस्से पे बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी मरहम घर में रखा हो या कोई स्प्रे रखा हो, ग्रीस रखी हो या फिर कोई बटर, मक्खन, घी वगैरह ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट पुल ऑफ एनी क्लोथिंग दैट स्टिक्स टू द बर्न्ड स्किन, अगर वह व्यक्ति जो जला है उसके शरीर का कोई कपड़ा उसके शरीर के किसी पार्ट से चिपक गया है तो उसको कभी भी खींचकर नहीं निकालना चाहिए। बर्न शुड बी कवर्ड विद जर्म फ्री और स्टेरिल ड्रेसिंग, द बर्न शुड बी कवर्ड, जो स्थान जला हुआ है उसको कीटाणु रहित किसी कपड़े से या फिर पट्टी से उसको ढक देना चाहिए, उस पर मक्खियाँ ना बैठें और इन्फेक्शन ना फैलने पाए। If burns involve large area of the hands or face, they should be examined by a doctor. अगर हाथ का या मुंह का ज़्यादा क्षेत्र जल गया है, ज़्यादा हिस्सा जल गया है तो तुरंत ही उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। Burns that break the skin like cuts require tetanus prevention. Tetanus is a disease caused by the action of bacteria on an open wound. Burn that break the skin, अर्थात जलने से हमारी जो त्वचा होती है वो टूट जाती है, लाइक कट्स, जिस प्रकार से हम कट जाते हैं उसी प्रकार से रिक्वायर टेटनस प्रिवेंशन, तो चाहे हम किसी चीज़ से कट जाएं या फिर हम जल जाएं तो हमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। टेटनस इज ए डिजीज़ काज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन एन ओपन वाउंड, टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से किसी भी खुले घाव में इन्फेक्शन से फैल जाती है, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लेना चाहिए। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, अर्थात अगर हमें किसी विद्युत चीज़ से, विद्युत इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से या किसी बिजली के तार को छू लेने से कोई झटका लगता है, करंट लगता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक शुड बी कंसिडर्ड व्हेनेवर एन unconscious victim is found near any electrical poles or boxes. Electrical bounce may or may not be visible. The possibility of an electric shock should be considered, अर्थात इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावनाएं तभी रहते हैं जब हम अचेत अवस्था में, अर्थात अनजाने में किसी विद्युत खंभे या किसी बिजली के बॉक्स या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छू लेते हैं जिसमें करंट आता हो। इलेक्ट्रिकल बर्न्स में आर मे नॉट बी विजिबल, कभी कभी तो
इलेक्ट्रिक शॉक में हम जल भी जाते हैं, जो हमको दिखता भी नहीं है, अर्थात वो बर्न दिखना संभव नहीं होता है, लेकिन हम जल जाते हैं। डिस्कनेक्ट, ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? डिस्कनेक्ट द विक्टिम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स। किसी भी तरीके से जैसे पॉसिबल हो, हमको सबसे पहले नंबर में उस व्यक्ति को जिसको करंट लगा है या लग रहा है, उसको उस इलेक्ट्रिकल सोर्स से जहाँ से उसके अंदर लाइट सप्लाई हो रही है, उसको तुरंत ही डिस्कनेक्ट करना चाहिए। उसके लिए डिस्कनेक्ट द प्लग, हमको प्लग तुरंत निकाल देना चाहिए। मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। ब्रेक द कॉन्टेक्ट बाई शोइंग द विक्टिम अवे विद एनीथिंग दैट इज ड्राई एंड हॉट नॉट मेड ऑफ मेटल। धातु का ना बना हुआ हो, कोई सूखी लकड़ी या बांस आपको मिल जाए तो उसको मार करके उस व्यक्ति को उस विद्युत के खंभे से या तार से हमको उसे दूर करना चाहिए। इफ़ द विक्टिम रिमेन्स अनकॉन्शियस एंड इज नॉट ब्रीथिंग, ही नीड्स आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। और अगर वो ज़्यादा देर तक करंट के संपर्क में रहता है, लाइट के संपर्क में रहता है और वो बेहोश हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे आर्टिफिशियल ब्रीथिंग अर्थात कृत्रिम श्वसन सांस देने की आवश्यकता होती है। उसको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इफ देयर इज ए हेड नेक और बैक इंजरी एज वेल, लेट मेडिकल पर्सनल ट्रांसपोर्ट द विक्टिम। अगर उसके सिर को या उसके नेक को, गर्दन को या उसके बैक में कोई इंजरी होती है, उसके चलने में, उसके सिर को घूमने में, गर्दन को घूमने में उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जिसको करंट लगता है उस विक्टिम को तुरंत ही मेडिकल जांच करवानी चाहिए, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। Once awake, victim of electric shock may feel a bit confused and may need to be protected from falls and additional injuries। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब एक व्यक्ति जिसको कि करंट लगता है, वो जब उसके बाद में उठता है तो कुछ देर तक वो कंफ्यूज्ड रहता है, अर्थात उसका माइंड काम नहीं करता है, उसका शरीर ठीक से काम नहीं करता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो गिरने ना पाए और उसको दूसरी ओर चोट ना लगने पाए। फिर देखते हैं सेफ्टी फ्रॉम फायर। आग से हम अपनी कैसे सुरक्षा करें? फायर कैन बी काज ड्यू टू केयरलेसनेस इन किचन, मिसहैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बर्निंग मैच स्टिक्स और सिगरेट्स। फायर कैन बी काज ड्यू टू केयरलेसनेस इन किचन। अगर हम रसोई घर में असावधानीपूर्वक काम करते हैं तो आग आती है। मिसहैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और अगर विद्युत उपकरणों को हम सही से नहीं करते हैं। बर्निंग मैच स्टिक और सिगरेट को जलाते हैं या माचिस को जलाते हैं अगर हम असावधानी बरतते हैं तो ऐसी स्थितियों में आग लगने की संभावना रहती है। व्हाइल हैंडलिंग अ फायर, वन मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल। जब भी हम आग को पकड़ें या कोई भी ऐसे चीज़ को जलाएं जिससे आग जलती हो, तो हमको बहुत ज़्यादा ही सावधानी की आवश्यकता होती है। ऑल द इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स ऑफ द हाउस मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फास्ट टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। हमें रेगुलर अपने घर के तारों को, अपनी वायरिंग को चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और आग ना लगने पाए। वी शुड नेवर वियर सिंथेटिक और नायलॉन क्लोथ्स व्हाइल हैंडलिंग फायर। जब भी हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आग जल रही हो या आग जलती हुई किसी चीज़ को पकड़ें, तो हमको नायलॉन के और सिंथेटिक के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। दीज क्लोथ्स ईजिली कैच फायर, क्योंकि इस प्रकार के कपड़े बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इन केस ऑफ ए गैस लीक इन द किचन, ऑल द डोर्स और विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी ओपनड एट वंस। नेवर strike a matchstick or switch on an electrical appliance in such a condition। अगर कभी भी रसोई घर में हमारा गैस सिलेंडर लीक कर रहा हो तो ऐसी स्थितियों में रसोई घर के दरवाजे और खिड़कियों को पूरा खोल देना चाहिए और माचिस नहीं जलानी चाहिए, ना ही किसी भी विद्युत की चीज़ को जलाना चाहिए, अर्थात बिजली से जलने वाली किसी चीज़ को वहाँ पर नहीं जलाना चाहिए, ना ही बल्ब जलाना चाहिए।
क्योंकि बिजली के जलने से भी आग लगने के खतरा हो सकता है। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू पुट आउट फायर और द स्टॉप ए स्मॉल फायर। इस प्रकार के विधियों को अपना करके आप आग को बुझा सकते हो या आग को कम कर सकते हो। देखते हैं, यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर इफ अवेलेबल आर थ्रो सेंड टू स्टॉप ए स्मॉल फायर। अगर आपके घर में आग लगी है और आग का विकराल रूप नहीं है तो अगर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर अर्थात आग बुझाने वाला अग्निशमन यंत्र है तो उसका प्रयोग करके आप आग बुझा सकते हो। अगर वो नहीं है, आपके घर में सैंड हो अर्थात मिट्टी हो, बालू हो, तो उसको आप आग पर फेंक करके उसको बुझा सकते हो या उसको कम कर सकते हो। इन केस ऑफ मेजर फायर कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन। और अगर आग बहुत विकराल रूप में फैल चुकी है तो आप इन प्रयासों से आग नहीं बुझा सकते हो, तुरंत ही अपने नज़दीकी जो है अग्निशमन केंद्र को फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को बुलवाना चाहिए। स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ द हाउस एंड नेवर यूज वाटर इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सिंस इट में गिवन यू शॉक। अगर कभी भी लाइट से बिजली लगती है तो हमें कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पर आग जल रही हो, और अपने घर के सारे स्विच को बंद कर देना चाहिए, सारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। इफ़ ए पर्सनस क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों को आग ने पकड़ लिया है, ट्राई टू थ्रो वाटर ऑन द फायर एज सुन एज पॉसिबल, तो जितनी जल्दी संभव हो उसके ऊपर पानी फेंकना चाहिए, डालना चाहिए। ए ब्लैंकेट कैन आल्सो प्रिवेंट द स्पीड ऑफ फायर एंड पुट इट आउट बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अगर आपके पास में कंबल है और किसी व्यक्ति को आग ने पकड़ लिया है तो उसको कंबल में लपेट करके आप आग बुझा सकते हो, क्योंकि कंबल के लपेटने के बाद में उस आग का ऑक्सीजन से कनेक्शन कट जाता है और आग बुझ जाती है। द सप्लाई में आल्सो बी रोल्ड ऑन द फ्लोर टू स्टॉप द फायर। अगर किसी व्यक्ति को आग ने पकड़ लिया है तो उस व्यक्ति को फर्श पर रोल करके अर्थात घुमा करके भी आग बुझाई जा सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द नियरेस्ट केमिस्ट एंड डॉक्टर फॉर द अर्जेंट असिस्टेंट ड्यूरिंग एनी सच एक्सीडेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आए तो हम अपने पड़ोस के किसी भी मेडिकल वाले से या किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकें और तुरंत ही हम उसको बुला सकें। इसलिए हमें ऐसे टेलीफोन नंबर्स हमारे पास होना अत्यंत आवश्यक है। इन इंडिया, भारत में, रिमेंबर टू डायल 100 फॉर पुलिस, जो कि अब 112 हो गया है, 101 फॉर एम्बुलेंस एंड 102 फॉर फायर ब्रिगेड। तो इस प्रकार के नंबर्स हमारे पास में रहने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम इन पर कॉल करके और इन लोगों को हम के लिए बुला सकते हैं। आपका तैयार हो गया। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।